बेटा होने की खुशी में भारती के पड़ोसी आज एक डब्बा लड्डू देकर गए थे। देर तक देसी घी के लड्डुओं की खुशबू घर आंगन में पसरी हुई थी। भारती एकटक उन लड्डुओं को देखे जा रही थी। भारती का मन उन लड्डुओं को उठाकर बाहर फेंक देने का मन हो रहा था, पर उनकी बेटी मिनी और सालू दोनों बहनें लड्डू देखकर मचल उठी। बोली, अपने घर भी जब हमारा नन्हा सा भाई आएगा तो लड्डू बटेंगे, है ना माँ? बच्चियाँ पुलक रही थी। भाई शब्द भारती को कहीं गहरे तक भेद गया। कमोवेश सब कुछ तो है उसके पास, छोटा सा घर, प्यार करने वाला सुदर्शन पति, सुंदर प्यारी दो बेटियां, परंतु नहीं है तो बस एक बेटा। बेटे की चाहत भारती के दिल में गहरे बैठी हुई थी। समय के साथ उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती जा रही थी। काश एक पुत्र उसे भी होता, बेटे की माँ का गौरव उसे भी प्राप्त होता। प्रत्येक दंपति को संतान की चाहत रहती है, पर बेटे की चाहत कुछ ज़्यादा ही होती है। भारती भी इसका अपवाद नहीं थी। नहीं खाना लड्डू, फेंको। बेटियों के हाथ से लड्डू छीनती अपने ही संकुचित विचारों के दायरे में कैद भारती जोर से चीखी। बच्चियां सहम गई, आंखों में आंसू आ गए। बच्चियां अपना अपराध समझ नहीं पाई, चुपचाप सिसकती रही। रो तो भारती भी रही थी, मिनी सालू तो डांट के कारण रो रही थी। पर भारती के रोने का क्या कारण हो सकता है? पड़ोसिन के घर बेटे का जन्म पर ईर्ष्या जनित पीड़ा, स्वयं को पुत्र ना होने का दुख और इस संबंध में कुछ कर ना पाने की व्यवस्था। शाम को संदीप दफ्तर से आए तो अति प्रसन्न थे। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। भारती, मैं मामा बन गया और तुम मामी। दीपाली को बेटा हुआ है। लो, मुंह मीठा करो और पड़ोस में मिठाइयाँ बांटो। संदीप खुशी से चिल्लाया, क्या बेटा हुआ है? भारती चौंक उठी। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता? लो, ये पढ़ो, कहते हुए हाथ का पुर्जा पत्नी की ओर बढ़ा दिया। भारती अनमनी हो उठी। हाँ, सभी के यहाँ बेटा हो रहा है, दुखिया तो हम ही हैं। बेटे का मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं। भारती की ठंडी आवाज़ सुन संदीप आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा क्यों कहती हो? हमारी मिनी सालू हमारे लिए बेटे से कम नहीं है। बेटे बेटी में अंतर तुम कब से करने लगी? हाँ, तुम्हें क्या? सुनना तो मुझे पड़ता है। भारती अपना दुखड़ा रोने लगी। भारती के इस बेमौके फसाद पर संदीप का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। दफ्तर की थकान संदीप पर हावी होने लगी। खुशी के अवसर पर भारती को यह क्या हो गया? कैसी कुंठा पाले हुए है वह अपनी मन में। जो वस्तु अपने हाथ में ना हो उसके लिए सिर धुनने से क्या लाभ? देवी देवता, झाड़ फूक और इस तरह के ढोंग आडंबरों पर संदीप को जरा भी आस्था नहीं है। उसका मन कड़वा हो उठा। बेटे की चाहत में भारती अपनी सुध-बुध खो बैठी। बात बात पर पति से ठनने लगी। सदा हंसने मुस्कुराने वाला संदीप अब कुछ झुंझलाया सा रहने लगा। भारती, जो सुघड़ गृहिणी, ममतामयी जननी और भावुक पत्नी थी, बड़ी उदास रहने लगी। बेवजह बच्चियों को पीट देना, पति से झगड़ पड़ना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, राई को पर्वत बनाकर रोना धोना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। घर गृहस्थी की लहलहाती बगियां तहस नहस होने लगी। हंसता खेलता परिवार एक तनाव में जीने लगा। भारती के नीम हकीमों और पाखंडी ओझाओं के घरों के चक्कर लगाने लगी। भारती का ध्यान घर गृहस्थी से बिल्कुल उचट गया। सोचती, बिना बेटे की माँ की जिंदगी भी कोई मायने रखती है? जब भी कोई पूछता, आपकी दो बेटियां ही हैं, तो वह उबल पड़ती, पूछने वालों को उल्टा सीधा सुना देती। संदीप भौचक्का था। इस विकट परिस्थिति में भारती को सामान्य बनने के लिए वह क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भारती के अवचेतन मन में जो बेटे की चाहत थी, वह अब
पल्लवित पुष्पित होकर बाहर की ओर फैलने लगी थी। किसी के घर पुत्र के जन्म की खबर पाकर भारती उत्तेजित हो उठती, सारे घर में कोहराम मचा देती। इसके विपरीत किसी के घर पुत्री के जन्म की खबर पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके होठों पर छा जाती। शायद इस खबर से उसे संतुष्टि मिलती थी। संदीप उसे किसी मनोचिकित्सक से मिलाना चाहते थे, परंतु वह तैयार नहीं होती, उल्टे पति से झगड़ा करने लगती। बेटे की चाहत ने एक मनोरोग का रूप ले लिया था। पुत्र प्राप्ति की ललक ने भारती को तरह तरह के अंधविश्वासों के चक्कर में डाल दिया। पाखंडियों के कहने पर वह आए दिन उपवास भी करने लगी। उसका स्वास्थ्य चौपट होने लगा। जो पैसा और श्रम घर गृहस्थी में लगना चाहिए था, वह झाड़ फूक करने वालों की भेंट चढ़ने लगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति का नुस्खा जहाँ से भी प्राप्त होने की उम्मीद होती, भारती वहाँ दौड़ पड़ती। लोग उसकी इस दीवानगी पर हंसते। पड़ोसी ने पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाती। भारती को किसी की परवाह नहीं थी। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था एक बेटे की प्राप्ति। फूल की तरह दो बेटियों की पूरी जिम्मेदारी भारती पर थी। उसे भुलाकर वह बेटा पाने की उम्मीद में तरह तरह के पाखंडों में उलझ गई। फलस्वरूप बेटियों का भी स्वास्थ्य गिरने लगा। पढ़ाई में वे पिछड़ने लगी। पूरा परिवार हीन भावना का शिकार हो उठा। संदीप हैरान हो सोचता, यह कैसी मनोग्रंथि पाल रखी है भारती ने। एक बेटे की चाहत में बेटियों की फौज खड़ी करना कहाँ की समझदारी है। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुँच चुकी है, ज़्यादा संतान पैदा करना नैतिकता के विरुद्ध है। दूसरे के मुंह की रोटी छीनने समान है। दूसरों का हक मारना है। छोटा परिवार सुखी परिवार। हम मिनी सालू की ही उचित परवरिश करेंगे। वे ही बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेंगी। बेटियों के शादी ब्याह नहीं करोगे, सिर्फ उनकी कमाई खाने का इरादा है। भारती का तीखा उत्तर पा संदीप समझाने का प्रयत्न करता, कमाई तो हम किसी की नहीं खाएंगे। इस बदलते युग में जहाँ प्रत्येक क्षण जीवन मूल्य परिवर्तित हो रहे हो, किसी का भी आसरा करना अदूरदर्शिता है। रही बेटियों की शादी के बाद की बात, तो समय आने पर उसका भी हल हो जाएगा। वृद्ध होने पर पास की पूंजी काम आएगी और फिर हम तुम एक साथ रहेंगे ही। और फिर ठहाका लगाकर संदीप वातावरण को सहज करने की कोशिश करता। क्षण भर के लिए स्मित मुस्कान भारती के नाजुक होठों पर भी छिटकती, परंतु अगले ही पल गायब भी हो जाती। दिन सप्ताह महीने बीतने लगे। शहर के दूसरे छोर पर एक पाखंडी महात्मा पधारे थे। जोर शोर से उनका प्रचार हो रहा था। व्यक्तियों की अधूरी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले कल्पतरु कहे जा रहे थे वे। उनकी शरण में जो भी जाता, मन वांछित फल पा जाता था। भला ऐसे चमत्कारी महात्मा की खबर भारती के कानों तक कैसे ना पहुंचती। भारती की मानसिकता वाले अंध भक्तों के बल पर ही तो पाखंडियों की दुनिया रोशन होती है। मिनी शालू को स्कूल और संदीप को दफ्तर भेज भारती रिक्शे से महात्मा के पास जा रही थी कि रास्ते में अचानक उसकी भेंट अपनी स्कूल की एक सहपाठिन से हो गई। सरला, तू यहाँ? अरे भारती, कहकर दोनों गले मिली। हाँ, मेरे पति का तबादला इसी शहर में हुआ है। हम दोनों एक ही दफ्तर में कार्यरत है। दोनों पुरानी सहेलियां साथ बिताए कटु मधु प्रसंगों को याद कर पुलकित होने लगी। कहीं जा रही हो क्या? सरला ने पूछा। आज मेरी छुट्टी है, यहीं पास ही रहती हूँ, चलो ना मेरे घर। भारती इनकार ना कर सकी। सरला भारती को अपने घर ले गई। भारती भूल गई कि उसे किसी महात्मा के पास जाना है। घर खूब साफ सुथरा सजा सवरा था। भारती को अपना बिखरा घर याद आया। अंदर कुर्सी पर बैठी सरला की माँ मटर की फलियाँ छील रही थी।
अरे चाची जी, आप भी यही हैं? नमस्ते। भारती हाथ जोड़े वृद्धा की झुर्रियों का युवावस्था के रूप में सामंजस्य बिठाने लगी। खाना पीना और बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ तुम्हारे साथ ही रहती है? एकांत पाकर भारती फुसफुसाई। तुम्हारे तो 5 भाई थे ना? हाँ, थे क्या, अभी भी है। 5 भाइयों की मैं अकेली बहन हूँ। लेकिन तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि माँ की देखभाल सही ढंग से करने के लिए कोई बेटा बहू तैयार नहीं हुए। माँ की बढ़ती उम्र और लाचारी से द्रवित हो मैंने उन्हें अपने पास ले आई। उनकी जिंदगी को जो 2-4 वर्ष बाकी है, कम से कम आराम से तो कटे। तुम्हारे पति इसका विरोध नहीं करते हैं? और माँ बेटी के यहाँ कैसे रह लेती है? रूढ़िवादी मानसिकता वाली भारती की आंखें आश्चर्य से फैल गई। मैं स्वयं कमाती हूँ, इसलिए पति क्यों विरोध करेंगे? और मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य मेरी माँ ही ने तो बनाया है। तुम्हें शायद पता नहीं कि पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने मेरी पढ़ाई का कितना विरोध किया था, परंतु दूरदर्शी व दृढ़ निश्चयी मेरी माँ ने कभी भी बेटी होने का अनुचित दंड मुझे नहीं दिया। जहाँ तक माँ का बेटी के घर रहने का सवाल है, तो वृद्ध शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को क्या चाहिए? उचित देखभाल, सेवा और प्यार भरे 2 मीठे बोल, वह चाहे बेटा बहू दे या फिर बेटी दामाद। बदलती दुनिया में जहाँ बेटा बहू माँ बाप को अवांछित बोझ समझने लगते हैं, वहीं बेटी की मृदु स्पर्श, प्यार भरा आश्वासन उन्हें नया जीवन देता है। अब देखो ना, मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों को मैंने पढ़ाई के अतिरिक्त हर तरह की शिक्षा देने का निश्चय किया है। जब वे स्वयं सक्षम होंगी, तभी तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सहजता से मुकाबला कर सकेंगी। वे किसी की आश्रित ना रहेंगी, तभी तो किसी का सहारा बन सकती है। अब वे दिन लद गए जब बेटियों को बेटों के अयोग्य समझा जाता था। आंखें खोल कर देखो, दुनिया में कौन सा कार्य क्षेत्र है जो लड़कियां की पहुंच से बाहर है? पर एक बेटा तो होना ही चाहिए। भारती की दलील में पहले वाली तुलसी नहीं थी। होना क्यों नहीं चाहिए? पर ऐसा तो नहीं कि पुत्र की चाह में बेटियों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें तुच्छ समझा जाए। क्या अपनी किसी संतान को मात्र इसलिए प्रताड़ित व निरुत्साहित किया जाए क्योंकि वह बेटी है? जिस बेटी के अभिभावक बाल्यावस्था में ही उसका मनोबल तोड़ देते हैं, वही बेटी वयस्क होने पर अंधविश्वासी, कुंठित, डरपोक और बात बात पर पलायन करने वाली साबित होती है। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम्हारी गृहस्थी कैसे चल रही है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सरला ने भारती से पूछा। यही प्रश्न भारती की दुखती रग थी, परंतु इस प्रश्न से आज वह आहत नहीं हुई। बेटे और बेटी का बड़ा ही सहज और स्पष्ट चित्रण सरला ने किया था। भारती की आंखों पर छाई धुंध धीरे धीरे छटने लगी। उसके पति भी तो 4 भाई है, मगर वृद्ध सास ससुर की सेवा करने के लिए कोई दंपति हृदय से तैयार नहीं। पुत्र और पुत्र वधुओं की उदासीनता का ही परिणाम है कि वे आज अपनी बेटी के यहाँ पड़े हुए हैं। कैसा बेटा, कैसी बेटी? संतान को जैसी शिक्षा देंगे, उसकी मनोवृत्ति वैसे ही होगी। अपनी बेटियों की कितनी उपेक्षा कर रही है भारती, और आज जन्मे बेटे के लिए चिंतित है, किंतु उस बेटे की माँ बनने वाली बेटी की ऐसी अवहेलना। उसका सोया कर्तव्य जाग उठा। मृग मरीचिका के पीछे भागने वालों की आखिरकार निराश ही होना पड़ता है। पति व बेटियों के प्रति अपनी उदासीनता याद कर वह सिहर उठी। अब बेटे की चाहत समूल नष्ट हो चुकी थी। अरे 3 बज गए, मेरी भी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, स्कूल से आती ही होंगी। इतने दिनों से रुका वात्सल्य बेटियों पर लुटाने के लिए भारती व्यग्र हो उठी। संदीप का मनपसंद नाश्ता भी बनाना है, इसलिए बगैर विदा की औपचारिकता
पूरी किए वह घर के लिए दौड़ पड़ी। भारती की भावनाओं से अनजान सरला अपनी सहेली के उतावलेपन को ठगी सी देखती रही। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।